क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी की बुक हमने एक्चुअली में बिगिन कर रखी थी, और जो लेटेस्ट एडिशंस है ना उसमें से कुछ कुछ चैप्टर्स कट हैं और नई किताबों में वो नहीं है, तो वो थोड़े बहुत रह गए थे बीच में। बाकी क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो करा रखी है। एंशिएंट हिस्ट्री की जो है अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। जैसे सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में इतना डिटेल में चीज़ें नहीं दे रखी हैं, तो प्रॉपर डिटेल में जितनी भी रिक्वायर्ड है पढ़ने के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में से वो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। चैप्टर 1 जो है वो मैं कवर करवा चुकी हूँ, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो उसकी वीडियो भी आपको क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री एनसीईआरटी नाम करके प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 2 हम देख लेते हैं। इनकी नई बुक में चैप्टर 2 नहीं है, एंड करवा देती हूँ मैं आपको। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। तो स्टार्टिंग में जो ह्यूमन बींग्स थे वो हंटर और गैदरर्स थे। दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, दे कॉट फिश एंड बर्ड्स, दे गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। ठीक है। इमेंस वैरायटी ऑफ प्लांट्स, जो ट्रॉपिकल लैंड में जैसे हमारी लैंड है इंडिया जो है, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इसलिए जो पीपल हैं वो प्लांट प्रोड्यूस पे ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे फॉर ऑब्टेनिंग फूड। दे यूज़ टू हंट एनिमल्स, यानी कि जो बेसिकली जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। बाद में धीरे धीरे उन्होंने जो है सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है वो बिगिन करा था। पहले ऐसा था कि एक जगह से दूसरी जगह ही घूमते रहते थे। इसके रीजंस ये थे कि अगर वो एक ही जगह पर रहेंगे काफ़ी टाइम तक तो वहाँ के प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज सारे उन्होंने ईट कर लिए, तो कुछ बचा नहीं, तो उनको सर्च ऑफ फूड के लिए किसी और जगह जाना पड़ता था। दूसरा रीज़न ये था कि जो एनिमल्स हैं वो प्लेस टू प्लेस मूव करते हैं, सर्च ऑफ स्मॉल प्रे, या इन केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। तो इसीलिए दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स, राइट। अब एनिमल्स को हंट करते हुए एनिमल्स की मूवमेंट को फॉलो इनको करना पड़ता था, इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जो है ये घूमते रहते थे। तीसरा रीज़न था प्लांट्स एंड ट्रीज़ जो है उन पे फ्रूट्स थे डिफरेंट सीजन्स में, तो अगर एक सीज़न में जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे पेड़ खाली हैं, कोई पत्ती पेड़ पे है ही नहीं, तो फ्रूट्स भी नहीं होंगे, तो प्लांट प्रोड्यूस इनको नहीं मिलेगा, तो इस वजह से इन सर्च ऑफ फूड दे हैव टू मूव अगैन। फोर्थ रीज़न ये था कि पीपल, प्लांट्स और एनिमल्स जो है इनको वाटर चाहिए होता है टू सर्वाइव, और वाटर मिलता है लेक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स में। कई सारी रिवर्स ऐसी होती हैं जो पेरिनियल होती है, यानी कि दे फ्लो थ्रू आउट द वाटर, पानी उनके अंदर थ्रू आउट द वाटर रहता है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो सीजनल होती हैं, तो अगर ये एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे सीजनल रिवर है और जिस सीज़न में वहाँ पे पानी नहीं है, तो अभी क्या करेंगे, इनको इसी वजह से दूसरे एरिया में कहीं ना कहीं शिफ्ट करना होता है। अब इन लोगों के बारे में हमें पता कैसे लगा, तो ऑब्वियसली आर्कियोलॉजिस्ट जो है, हंटर्स जो हैं, उनके बारे में बताते हैं हमें, राइट। जब हमने खुदाई वगैरह करी है बहुत सारी जगह पर, हमें फिर पता लगा कि भाई पैलियोलिथिक एज थी, मेसोलिथिक एज थी, नियोलिथिक एज थी, चैल्कोलिथिक एज थी, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है, हड़प्पन कल्चर आता है, ब्रॉन्ज एज उसको कहते हैं। ये सब एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करवा चुकी हूँ, उसमें आप देख सकते हैं, राइट। ये स्टोन टूल्स हैं बेसिकली जो ये लोग यूज़ करते थे, जो ये दो मोटे मोटे से हैं, ये अर्लीस्ट स्टोन टूल्स थे। दीज वो जो ये बी नंबर पे देखते हो आप, दीज 5, दीज आर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। ठीक है, पहले सिंपल जैसे स्टोन्स मिल गए उस तरह से यूज़ कर लिया, फिर इनको स्टोन्स को तोड़ तोड़ कर थोड़ा सा इस तरह से बना लिया शार्प सा यूज़ करने के लिए, फिर इस तरीके के स्टोन्स यूज़ करने लगे। ये सी में आपको दिख रहे होंगे दिस टाइप, ठीक है। फिर उसके बाद ये डी, छोटे छोटे माइक्रोलिथ्स इनको बोलते हैं, जो छोटे साइज़ के होते हैं, और ये तो नेचुरल पेबल्स हैं जो इन्वायरमेंट में मिलते ही थे, ठीक है। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, ट्रीज़ में से बार्क को काटना, एनिमल स्किन्स को काटना, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए इन स्टोन टूल्स का ये यूज़ करते थे, ठीक है। कईयों के साथ इन्होंने हैंडल लगा रखे थे बोन या वुड के बने हुए, और कई को ये डायरेक्ट यूज़ करते थे, और इनकी मदद से इन्होंने एरोज़ और स्पीयर, धनुष बाण वगैरह होता है वो भी बना रखा था हंटिंग से, वुड वगैरह का यूज़ करके, स्टोन्स वगैरह का यूज़ करके। एंड सम टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड। तो वुड इसका मतलब इनको पता था, फायर वुड की तरह यूज़ कर रहे हैं, फायर का मतलब इनको पता था, राइट। वुड इवन हट्स वगैरह, टूल्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट में जो ये दिख रहा है, इस तरीके का पत्थर ये यूज़ करते थे खोदने के लिए, राइट, टू कलेक्ट द एडिबल रूट्स ऑफ द प्लांट्स। और इस तरीके का पत्थर थोड़ा ज़्यादा शार्प है, टू स्टिचिंग द क्लोथ्स मेड आउट ऑफ द एनिमल स्किन। जो मैप है इसके अंदर जो प्लेसेस रेड ट्राइंगल से मार्क्ड है, ये वो वाली साइट्स हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं बेसिकली हंटर्स के और गैदरर्स के। तो भीमबेटका हो गए जैसे केव्स एमपी में है, ये कुरनूल केव्स हो गए, हुंगसी। देखो इसमें लिख रखा है पेलियोलिथिक साइट कौन कौन सी है, नियोलिथिक साइट कौन सी है, मेगालिथिक साइट कौन सी है, अर्ली विलेजेस कौन थे, और मॉडर्न सिटीज़ कौन सी थी। पेलियोलिथिक साइट कौन सी है, कुरनूल केव्स, हुंगसी, भीमबेटका। और नियोलिथिक साइट्स ये पीएम पाली,
फिर हालूर, फिर ये मघारा, कोल्डी हवा, चिरांड एंड मेहरगढ़ और बुरज़ाहोम। फिर मेगालिथिक साइट्स, ब्रह्मगिरी जो है इम्पॉर्टेंट है एक। देन अर्ली विलेजेस अगर देखें तो इनाम गाँव, इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। और मॉडर्न सिटीज़ अगर देखें तो मुंबई एंड कोलकाता आपको मैप पे दिख रहे हैं। ये डिटेल में जो है मैंने करा रखा है एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में, तो यू कैन जस्ट चेक दैट आउट एज वेल। ये भीमबेटका केव्स है मध्य प्रदेश में, ये मैंने आपको करा दिया था। चैप्टर जो आप क्लास 6 NCERT देखोगे उसमें आपको जो प्लेलिस्ट पूरी मिलेगी उसमें कुछ चैप्टर्स जो है उसमें मैंने करवा दिया था आपको ये, ठीक है। ये सब मैं करवा चुकी हूँ पहले ही। एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रॉम गैदरिंग टू हंटिंग फूड, द वेराइटीज़ ऑफ फूड, फार्मिंग, हंटिंग, हर्डिंग, डोमेस्टिकेशन पे फिर आ गए थे। इस डोमेस्टिकेशन का हमें कैसे पता लगा, जैसे कुछ अगर हमें बोन मिली है, किसी एनिमल की बोन अगर मिली है और हमने उसको देखा तो अगर उस पर कुछ कट के निशान अगर हमें दिख रहे हैं तो इसका मतलब उसको काट के खाया होगा। तो इसलिए ये आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने अंदाज़ा लगाया है कि इसको ये खाते थे। डोमेस्टिकेशन केसेस से हम डॉग की बात करें तो डॉग की जो बोन्स मिली है उस पर कोई कट के निशान नहीं है, तो ऑब्वियसली डोमेस्टिकेशन उसका किया गया होगा, राइट। ये आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टेबल है काफ़ी कि वीट, बार्ली, शीप, गोट, कैटल हमें मेहरगढ़ में मिला है, पाकिस्तान में एट प्रेजेंट साइट है। राइस और एनिमल बोन्स हमें कोल्डी हवा में मिली है, उत्तर प्रदेश में ये साइट है। राइस और कैटल महारागारा में हमें मिली है, यूपी में साइट है। गुफ कराल कश्मीर में साइट है, वीट और लेंटिल के एविडेंस यहाँ से मिले हैं। बुरज़ाहोम भी कश्मीर में साइट है, वीट, लेंटिल, डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो। बुरज़ाहोम में ही पहला डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग का एविडेंस मिला था। चिरांड बिहार में एक साइट है, वीट, ग्रीन ग्राम, बार्ली, बुफेलो और ऑक्स के एविडेंसेस यहाँ पे मिले हैं। फिर हालूर और पीएम पाली, वी जस्ट चेक आउट। These are just some of the sites from which grain and bones have been found. ये टूवर्ड्स द सेटल लाइफ वाला जो टॉपिक है ये भी करवा चुकी हूँ मैं। ट्राइब्स ये भी हो चुका है, ठीक है। मेहरगढ़ के बारे में भी बता चुकी हूँ, बाकी आप एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ चेक करोगे तो उसमें और डिटेल में मिल जाएगा। डाउजली हेडिंग अगर हम देखें, देखो पेज नंबर 14 पे मैप आपको एक मिल जाएगा, जस्ट सेकेंड, पेज 14। या दिस इज़ द लोकेशन, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। ये मैंने चैप्टर में कवर नहीं करवा रखा बिकॉज नई बुक में ही आई गेस नहीं था, इसीलिए ही नहीं कर रखा। खुंगसी जो है इसको भी अगर देखो तो नंबर ऑफ़ पेडोलिथिक साइट्स यहाँ पे मिली है, ठीक है। एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ वर फाउंड एंड दे वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री सेंट्रीज। इसके बारे में अगर देखते हैं हम फिर थोड़ा सा ये मैं करवा चुकी हूँ। एक्चुअली चैप्टर मर्ज हो गए हैं, इसका मतलब ये जो नई बुक में चैप्टर 2 और 3 है, पुरानी बुक में 2 और 3 है, वो नई बुक में एक ही चैप्टर बन गया है मर्ज होकर। Ostriches were found in India during the Paleolithic age. Large quantities of ostrich eggs, shells were found at Patna in Maharashtra. तो ऑस्ट्रिच जो है पेलियोलिथिक एज से ही हमें यहाँ पे मिलती है। एक पेंटिंग देखो, इट इज़ फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago, and paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago, and many of these were of the animals such as wild horses and bison. These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on some ceremonial occasions, or perhaps they were made for some special rituals. So this all I have completed already in the chapters. From gathering food, this is also done. Domestication topic is done. Storing animals, this is done, ठीक है। ये टॉपिक अगर देखें ट्राइब्स, तो यूजुअली 2 या 3 जनरेशन जो है वो साथ में रहती हैं स्मॉल सेटलमेंट्स में या विलेजेस में, एंड मोस्ट फैमिलीज़ जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये जो एक ग्रुप ऑफ सच फैमिलीज़ हैं इसको हम ट्राइब बोलते हैं, ठीक है। और जो एक ट्राइब के सारे मेंबर्स हैं वो कुछ ऑक्यूपेशंस फॉलो करते हैं, जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग। यूजुअली वुमेन जो है दे डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्क इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट देम। सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैन जस्ट गो थ्रू इट। मेहरगढ़ वाली साइड कवर करवा दी थी मैंने।
ये देखो, जब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जब वो खोदते होते हैं किसी एक्सकवेशन साइट पे, डिगिंग कर रहे होते हैं, तो हाउ डू दे नो कि कौन सा लेवल जो है कोई चीज़ हमें मिली है ये पुरानी है या कोई चीज़ नहीं है। तो एक तो कार्बन डेटिंग से एज पता लगा लेते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि ओवर द ईयर्स जो सर्विस ज़्यादा पुराना जो है, ज़्यादा पुराना जो सामान है वो हमें लोअर लेयर्स से मिलता है। जो नया नया भी दबाया गया है या नया नया भी मिट्टी के नीचे दबा है, तो वो ऊपर वाली लेयर्स में ही मिल जाता है। तो उससे हम बेसिकली पता लगा लेते हैं कि जो ये सामान है कितना पुराना होगा या कितना नया होगा। इस साइट के बारे में अगर देखें तो बेसिकली ब्रह्मपुत्रा वैली की हिल्स पे एक साइट है, लोकेशन अभी मैप पे दिखाई थी, क्लोज टू रूट्स लीडिंग टू चाइना एंड म्यांमार। स्टोन टूल्स जैसे कि मोर्टार्स और पेस्टल्स यहाँ पे मिले हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो लोग हैं दे वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट, राइट। और भी कुछ मिला है, जैसे कि जेडेटाइट, एक स्टोन जो है इट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, वो यहाँ पे मिला है। एंड इवन फॉसिल वुड, एंशियंट वुड दैट हैज़ हार्डन इनटू स्टोन, वो यहाँ पे मिली है। एंड पोट्री जो है वो भी हमें यहाँ पे मिली है। टर्की की अगर बात करें तो एक फेमस न्योलिथिक साइट कैटल हुयुक जो है टर्की में वो मिली है। सेवरल थिंग्स ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी, शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी, एंड दे वर यूज इन दिस सेटलमेंट। ठीक है, मेडिटेरियन, remember there were no carts, most things would have been carried out on backs of pack animals such as cattle or by people, not as such important. This is already covered. चैप्टर नंबर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यहाँ से फिर कवर्ड है प्रॉपर। ये मैंने आपको प्रॉपर पिक्चर्स के साथ, एवरीथिंग मैप वगैरह के साथ अलग से चैप्टर बना के पढ़ाया है। ये एक बार देख लेते हैं, ये उसमें गिवन नहीं है नई बुक में। ये वाला टॉपिक, इजिप्ट अगर देखें तो एक ड्राई डेजर्ट है एक्सेप्ट फॉर लैंड अराउंड द रिवर नाइल। आज से 5000 साल पहले किंग्स जो हैं वो इजिप्ट में रूल करते थे। एंड दीज किंग्स सेंट आर्मीज़ अलग अलग लैंड्स पे कि वहाँ से गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रीशियस स्टोन्स लेकर आओ। इवन ये ह्यूज टॉम्स भी बनाते थे जिनको हम पैरामिड कहते हैं। और व्हेन दे डाइड, द बॉडीज़ ऑफ किंग्स जो है दे वर एक्चुअली प्रिजर्व्ड एंड बरिड इन दीज pyramids, and these carefully preserved bodies are known as mummies. A large number of objects were also buried with them because ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, जैसे कि फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ornaments, utensils, musical instruments, weapons and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers, and these are amongst the most elaborate burials known in the world history. Then this chapter, what books and burials tell us, ये भी मैं कवर करवा चुकी हूँ, तो वीडियो यू कैन जस्ट चेक आउट। बेसिकली इस वीडियो में जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में जो कुछ रह रहा है वो, और लास्ट के 2-3 चैप्टर कवर करवाऊँगी पूरे। ठीक है, ये सारा हो चुका है। एंड देन किंगडम्स, किंग्स इन एन अर्ली रिपब्लिक, वेदास, जनपद्स, महाजनपद्स, ये सारा चैप्टर हो चुका है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मगध से रिलेटेड, वज्जी से रिलेटेड, दिस होल इज डन। ये देख लेते हैं कि ग्रीस और एथेंस के बारे में है। अराउंड 2500 ईयर्स अगो जो एथेंस के पीपल हैं, दे सेट अप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो 200 साल के लिए वहाँ पे चली थी। ऑल फ्री मैन जिसकी एज 30 से ऊपर है उनको फुल सिटीजन्स माना जाता था। और एक असेंबली थी जो एटलीस्ट 40 बार मिलती थी एक साल में, टू डिसाइड ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। और सारे के सारे सिटीजन्स जो हैं वो इस मीटिंग्स को अटेंड करते थे। बेसिकली इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम बोलते हैं आजकल के टाइम पे। अपॉइंटमेंट्स जो है बहुत सारी पोजीशंस की दे वर मेड थ्रू लॉटरी, एंड ऑल दोज हु वांटेड टू बी चोजन गिव इन देयर नेम्स। एंड देन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या कुछ पोजीशंस है किसी इंपॉर्टेंट जगह पर, वो इस तरह से करते थे। सिटीजन्स जो हैं दे वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी इन द नेवी एज वेल, एंड वुमेन जो है इनको सिटीजन्स माना ही नहीं जाता था। वाओ। एंड ऑल्सो फॉरनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स डिड नॉट हैव राइट एज सिटीजन्स। सो दिस वाज ऑल। एंड न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, इसमें बुद्धिज़्म के बारे में, जैनिज़्म के बारे में जो है बता रखा है। उस पर भी जो वीडियो जो है वह प्रॉपर तरह से बना चुकी हूँ। and this all I have just covered in that video। ये देख लो। ईरान, तो ज़ोरोस्टर जो है वो ईरान प्रॉफिट थे। उनकी टीचिंग्स जो हैं दे आर कॉन्टिन्यूड इन अ बुक कॉल्ड द अवेस्ता। तो जो अवेस्ता की लैंग्वेज थी, जो प्रैक्टिसेस उसके अंदर मेंशन थी, इट वाज एज सिमिलर जो कि वेदास में थी, हमारे जो 4 वेद हैं उसमें थी। बेसिक टीचिंग्स क्या थी इसकी? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। एक वर्ड्स उसके अंदर मेंशन था, वो यहाँ दे रखा है। और 1000 साल से ज़्यादा जो ये रिलीजन है, ये ईरान में एक मेजर रिलीजन था। लेटर कुछ जो लोग इस रिलीजन को फॉलो करते थे, लेटर फ्रॉम ईरान दे माइग्रेटेड, और गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास वाले रीजन में ये आके बस गए थे। और
इनके जो सक्सेसर्स हैं उनको आज हम पारसीज बोलते हैं, ठीक है, उसी रीजन में जो है आजकल। फिर अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर, ये चैप्टर भी मैं करा चुकी हूँ, बस इस चैप्टर का नाम बदल गया है, तो जस्ट चेक इट आउट। आई गेस चैप्टर 8 है ना, चैप्टर 7 कराया होगा मैंने वो बुक में, तो आप एक बार देख लेना, बट करवा तो दिया है ये वाला चैप्टर, कलिंग वॉर एंड दिस ऑल धम्मा धमा एंड, हाँ ये वाला देख लेते हैं, ये नई बुक में कटा हुआ है एक्चुअली। ओके, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, एम्परर्स जो हैं चाइना में, उन्हें ग्रेट वॉल ये बनाई थी। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ एम्पायर, जो चाइना का नॉर्दर्न फ्रंटियर था उसको बेसिकली प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रॉम पेस्टोरल पीपल, उसके लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी। एडिशंस टू द वॉल जो हैं दे वर मेड ऑफ अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स, बिकॉज जो फ्रंटियर्स हैं वो बार बार शिफ्ट होते थे। चाइना की पॉलिसी स्टार्टिंग से यही है कि अपने फ्रंटियर्स को बढ़ाना, तो वॉल को भी बार बार रिकन्स्ट्रक्शन की ज़रूरत उसकी वजह से पड़ती थी। 6400 किलोमीटर लॉन्ग वॉल है ये, और स्टोन और ब्रिक की बनी है ये, विद द रोड अलॉन्ग द टॉप, इसके ऊपर रोड भी है। Several thousand people work to build the wall, and there are watchtowers all along at distances of about 100 to 200 meters. This all I have covered already. Vital villages and thriving towns, ये वाला चैप्टर भी हो चुका है, इसका भी नाम आई गेस चेंज्ड है। So this all is done. ठीक है, पॉटरी ध्यान रखनी है, पॉटरीज जो है वो मैं डिटेल में मैंने बताई भी थी, तो दैट इज़ यू शुड रिमेंबर व्हाट यू शुड नो। ये देख लेते हैं, रोम। सो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन यूरोप एंड डेवलप्ड अराउंड द सेम टाइम एज सिटीज़ इन गंगा वैली। तो रोम वॉज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट एम्पायर, जो कि यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के आसपास था। ऑगस्टस एक इम्पॉर्टेंट रूलर था रोम का, हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो, आज से, और उसने बोला था कि ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल। एंड मतलब इतना ज़्यादा उसने प्रॉस्पेरस बना दिया था इस रीजन को, और उसने और उसके जो बाद के रूलर्स थे, सक्सेसर्स थे, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स और पैलेसेस बनाए थे। इवन ह्यूज एम्फी थिएटर्स भी उन्होंने बनाए थे। एम्फी थिएटर्स क्या है, बेसिकली ओपन एरिया, सर्कल की शेप में जो वो लगी होती है चेयर्स, सराउंडेड बाय टायर्स ऑफ सीट, जहाँ पे सिटीजन्स जो है वो बैठ के सारे काइंड ऑफ शोज़ वगैरह या पब्लिक बाथ्स वगैरह जो होती हैं, सेपरेट टाइमिंग्स फॉर मैन एंड वुमेन, तो मतलब पीपल मेट एंड रिलैक्स, बेसिकली एक पब्लिक एरिया था। एंड ह्यूज एक्वेडक्ट्स बना रखे थे, एक्वेडक्ट्स, दिस यू कैन जस्ट चेक इट आउट, चैनल्स टू सप्लाई वाटर, डैम जैसे से होते हैं, एंड वर बिल्ड टू ब्रिंग वाटर टू द सिटी फॉर द बाथ्स, फाउंटेन्स एंड टॉयलेट्स। तो एक्वेडक्ट्स जो हैं ये बना रखे थे। एंड नेक्स्ट चैप्टर, ये सिटी के बारे में बता चुकी, पुडुचेरी में बेसिकली ये जगह है। नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ये आई गेस मैंने नहीं बताया है, जस्ट लेट मी चेक इट आउट। बता दिया है ये भी, ठीक है। सिल्क रूट की स्टोरी, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, ये चैप्टर थोड़े मिक्स करके उस बुक में दे रखे हैं, तो हम चेक कर लेते हैं इस चैप्टर को ज़रा, थोड़ा कुछ रहता होगा उसमें। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पॉटरी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस था ये हम पढ़ चुके हैं। ब्लैक गोल्ड बोलते थे बेसिकली हम पेपर को, जो हम रोमन एम्पायर में बेचते थे, उसकी वजह से साउथ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस रीजन बन गया था। ट्रेडर्स जो है उन्होंने वेरियस सी रूट्स एक्सप्लोर करे थे, अरेबियन सी के पास, बे ऑफ बंगाल के पास, और बिकॉज ट्रेड चाहते थे, इंडिया के ट्रेडर्स जो हैं वो भी ट्रेड करना चाहते थे ईस्ट अफ्रीका में या अरेबिया रीजन में, और साउथ वेस्ट मानसून पे इनकी जर्नी जो है वो डिपेंड करती थी, क्योंकि उस टाइम पे शिप्स जो है कोई मोटर इंजन वगैरह तो नहीं होते थे, सो दे डिपेंडेंट ऑन द साउथ वेस्ट मानसून फॉर द मूवमेंट। फिर जो सदर्न हाफ है सब कॉन्टिनेंट का, उसमें लॉन्ग कोस्ट लाइन है, हिल्स, प्लेट्यूज, रिवर वैलीज़ हैं, कावेरी की जो है मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली है, चीफ एंड किंग्स वर कंट्रोल्ड इन रिवर वैलीज, ये सब कुछ हो चुका है। संगम पोएम्स मेंशन करते हैं, संगम तमिल वर्ल्ड मीनिंग 3 चीफ्स यूज फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, चोलास, चेरास, पांड्यास जो है उस रीजन में बेसिकली थे, और हर एक जो फैमिली के लिए 2 सेंटर्स थे पावर के, एक इनलैंड और एक कोस्ट, तो इन 6 में से ये जो 2 पोर्ट हैं ये इंपॉर्टेंट थे। रेगुलर टैक्स वगैरह ये कलेक्ट नहीं करते थे, ऑल इज़ डन। सिल्क रूट की स्टोरी जो है वो नहीं है बुक में,
इस चैप्टर में नहीं है, तो सिल्क रूट की स्टोरी देख लेते हैं कि जो रिच और ग्लोसी कलर्स हैं सिल्क के, एज वेल एज जो स्मूथ टेक्सचर और हाईली वैल्यूड फैब्रिक था ये मोस्ट सोसाइटीज़ में उसकी वजह से। और सिल्क को बनाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। रो सिल्क को पहले एक्सट्रैक्ट करना होता है सिल्क वॉर्म के ककून से, फिर उसको थ्रेड में स्पन करना होता है एंड देन उसको क्लॉथ में फाइनली वीव करा जाता है। तो सिल्क जो उसकी टेक्निक्स है टू मेकिंग सिल्क, पहली बार वो इन्वेंट हुई थी चाइना में आज से 7000 साल पहले। और मेथड्स जो हैं दे रिमेन्ड अ क्लोज गार्डेड सीक्रेट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, किसी और को पता ही नहीं था। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फूट, हॉर्स बैक एंड ऑन कैमल कैरीड सिल्क विद देम, सो पाथ्स दे फॉलोड उसको कहते थे सिल्क रूट। तो जहाँ से चाइना के जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो या तो पैदल या हॉर्स बैक या ऑन कैमल्स अपने साथ सिल्क जो है कैरी करते थे, तो जिस रूट से वो गुजर के जाते थे उसको सिल्क रूट कहा जाता था उस टाइम पे, क्योंकि वो अपने साथ सिल्क भी कैरी करते थे। समटाइम्स जो चाइना के रूलर्स थे वो सिल्क को एज अ गिफ्ट भी देते थे टू द रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया, और वहाँ से फिर नॉलेज ऑफ सिल्क जो है वो आगे फर्दर वेस्ट में स्प्रेड हुई थी। अबाउट 2000 ईयर्स अगो wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome because of its quality. जो सिल्क है इट वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि इतने चाइना से इतनी दूरी ईरान तक या बाकी जो वेस्ट तक उसको लेके जाना होता था, तो बहुत डेंजरस रूट था बेसिकली, वो डेंजरस रोड एंड माउंटेन्स एंड डिजर्ट्स वाला वो रीजन था। तो पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। हमने देखा था कि कुशानास जो है उसके पास सिल्क रूट का थोड़ा सा पार्ट उनके कंट्रोल में था, बेसिकली जो ऊपर पेशावर वाला जो तक्षशिला वाला रीजन था वहाँ से, और वहाँ से जो है ये लोग जो हैं ट्रेडर से पेमेंट्स मांगते थे कि आप हमारी टेरिटरी से गुजर रहे हो, इस टाइप का कुछ होता था सीन। एंड सिल्क रूट की ब्रांचेस और मैप पे क्लियर मैं दिखा चुकी हूँ पहले वाली वीडियोस में। एंड सम किंग्स एक्चुअली ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट, क्योंकि टैक्स उससे उनसे मिल जाते थे। ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स जो हैं वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलॉन्ग द रूट। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। अगर पैसे उनको मिलते थे पेमेंट कि आप हमारी टेरिटरी से गुजर रहे हो, तो ऑब्वियसली जिस किंगडम की टेरिटरी से वो गुजर रहे हैं उसके राजा की ड्यूटी थी कि उन ट्रेडर्स को जो है रॉबर्स से बचाना है, और उनकी प्रोटेक्शन की पूरी ड्यूटी उनके पास थी। हाँ, तो दिस इज़ ये मैं पहले करवा चुकी हूँ सिल्क रूट के बारे में। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, द मोस्ट फेमस रूलर है कुशाना रूलर, ही वाज कनिष्क, जो आज से अराउंड 1900 ईयर्स पहले थे। इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज़ करी थी। अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल एंड बुद्धिज़्म के बारे में डिटेल में एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो स्कॉलर्स बेसिकली इस काउंसिल के अंदर मिले थे एंड दे डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स। अश्वाघोषा जो थे एक पोइट थे जिन्होंने बायोग्राफी ऑफ बुद्धा कंपोज करी थी, बुद्धा चरिता, इंपॉर्टेंट नाम है काफ़ी ज़्यादा। और अश्वाघोषा और अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो हैं अब उन्होंने धीरे धीरे सोसाइटी में संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया था, और फिर एक न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, महायाना बुद्धिज़्म डेवलप हो गई थी। इसके दो डिफरेंसेस थे जिससे कि बेसिक बुद्धिज़्म से डिफरेंस था, एक तो बोधिसत्वा के बारे में, और स्टैचूज़ बुद्धा के यहाँ पे बनने लग रहे थे, एंड ये पहले मैं कवर करवा चुकी हूँ। वही चीज़ है कि नई बुक थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें चैप्टर इंटरलिंक्ड है, यहाँ पे थोड़ा अलग अलग करके दे रखा है, बट ठीक है, कंटेंट सारा ही ये कवर्ड है, नई किताबों में से भी और पुरानी किताब से भी। ये ऑलरेडी कवर्ड है जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वाला चैप्टर है उसमें। एंड ये अगर देखें तो लेफ़्ट में है बुद्धा की इमेज फ्रॉम मथुरा, जो हमें ये कंप्लीट बॉडी का स्टैचू मिला है, एंड दिस वाज द इमेज फ्रॉम बुद्धा फ्रॉम तक्षशिला, दिस वन, राइट वन, सिटिंग पोस्चर में जो बेसिकली मिला है। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न वुड एंड सदर्न इंडिया, जहाँ पे डजन्स ऑफ केव्स और हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। अब उसको क्या कहते थे बता चुकी हूँ पहले ही। अब सम ऑफ द केव्स वर मेड ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स, एंड दे वर ऑफन लोकेटेड नियर द passes to the western Ghats, and roads connecting prosperous parts on the coast with cities in the Deccan ran through these passes, and traders probably halted in these cave monasteries during their travels। एंड ये भी पहले बता चुकी हूँ, कार्ले महाराष्ट्र में ये बेसिकली एक केव है। मोनेस्ट्रीज़ वगैरह जो है बुद्धा की बेसिकली जो बुद्धिज़्म के मॉन्क्स और नन्स थे उनके लिए बना रखी थी। एंड पिलग्रिम्स जो मेन बेसिकली होली प्लेसेस के लिए जर्नी करते हैं उनको पिलग्रिम्स कहते हैं। एंड दिस वाज ऑल कवर्ड। फाजियान व्हेन रिटर्न टू चाइना, सो he began his journey back home from बंगाल से चाइना ये गए थे, तो उन्होंने शिप बेसिकली एक बोर्ड करी थी बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स,
and they had barely traveled for 2 days when they caught in a storm. The merchants began throwing their merchandise overboard so as to lighten the load and save the ship from sinking. And Fazian जो है, he also threw away his mere personal belongings that clung to his books and the statues of Buddha that he had collected. Finally, the storm subsided after 13 days, and इस तरीके से उसने जो है शिप सी को जो है वो डिफ़ाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, और 90 दिन से ज़्यादा उसको लग गए थे टू रीच जावा, and where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. So Xuanzang जो है, he took the land route back to China. ये सी से गए थे and he took the land route नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से फिर गए थे. he carried back with him the statues of Buddha made up of gold, silver and sandalwood, और 600 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं 20 घोड़ों पे लाद के लेके गया था ये वापस चाइना. और over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized, and he spent the rest of his life translating the remaining manuscripts from Sanskrit into Chinese. फिर नालंदा यूनिवर्सिटी, इसके बारे में इसने लिख रखा है, ऑलरेडी डिस्कस्ड. फिर बिगिनिंग ऑफ भक्ति, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे. So this was also the time when the worship of certain deities, which became a central feature of later Hinduism, gained in importance. These deities include Shiva, Vishnu, goddess such as Durga, and these deities were worshipped through bhakti as an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity, and anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or woman, could follow this path of bhakti. और जो ये आइडिया है भक्ति का, ये बेसिकली भगवद गीता में मेंशन्ड है, और जो एक सेक्रेड बुक है हिंदूज़ की, एंड दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन महाभारत की. जो कृष्ण है, ही आस्क अर्जुन, बेसिकली उसके डिवोटी है, फ्रेंड है, ये अपने सारे धर्म को अबैंडन कर दो और रिफ्यूज ले लो बेसिकली गॉड में, as only he can set Arjun free from every evil. So this sum of worship gradually फिर different parts of the country में spread हुआ, and जो इस system को follow करते थे भक्ति का, they actually emphasized कि god और goddess की individual worship हो rather than performance of the sacrifices जो कि वैदिक कल्चर में पहले हो रहे थे. और जो ये भक्ति सिस्टम ऑफ बिलीफ है, इसमें क्या सीन था, ये जो डिवोटी है वो अपने चोजन डीटी को वर्शिप करते थे विद प्योर हार्ट. तो डीटी विल अपीयर इन द फॉर्म in which he or she may desire. So the deity could be thought of as human being, lion, a tree, or any other form. And once this idea gained acceptance, artists make beautiful images of these deities. तो idol worship यहाँ से start हुई थी basically. फिर विष्णु as वराहा, an image from Iran, ERANM, ये मध्य प्रदेश में एक टाउन है. And this magnificent statue is of a special form of Vishnu. According to the Puranas, Vishnu took the shape of a boar in order to rescue the earth, which had sunk into water, and here the earth is shown as woman. फिर भक्ति, तो भक्ति जो है बेसिकली संस्कृत टर्म भाज से आता है, जिसका मतलब है टू डिवाइड है, टू शेयर. सो ये सजेस्ट करता है बेसिकली टू वे रिलेशनशिप भगवान और डिवोटी के बीच में. एंड भक्ति इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स भागवत. बेसिकली जो ट्रांसलेट हम कर सकते हैं उसको कि गॉड का मतलब ले सकते हैं. भागवत का मतलब गॉड, या किसी का मतलब वन हु पोजेसेस. तो लिटरली अगर देखें तो गुड फॉर्चून या ब्लिस किसी के पास है, भाग्य किसी के पास है, यानी कि गॉड, उससे ये वर्ड रिलेट होता है. और डिवोटी जो है उसको भगवता या भगता जो है वो कहते थे, और ये है अपने चोज़न डीटी को वर्शिप करके, जो चोज़न डीटी है फिर उसको विशेज़ या उसकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते थे. तो अ पोएम बाय भगता. सो ये जो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ पोएम कंपोज बाय तमिल बाय अपार. अपार बेसिकली ये डिवोटी थे शिवा के. अपार के बारे में, और अपार वॉज अ विलाला. विलाला जो क्या था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था इससे पहले वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि तमिल में जो है 3 वर्ड्स यूज़ होते थे सोसाइटी में, विलेजेस में. तो यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स कि व्हाट डज़ इट मीन. ये पढ़ा चुकी हूँ मैं ये. एंड इनके बारे में बेसिकली हम डिटेल में क्लास 12th में पढ़ते हैं, नयनार और अलवर्स वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे. बट इतना कुछ देखने को यहाँ पे है नहीं. ओके, चैप्टर 12 में हम टेम्पल्स वगैरह के बारे में देखेंगे. तो भक्ति जो है उसकी वजह से, मैंने बताया ना कि आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी, तो भक्ति की वजह से ही पोट्री, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के बेस्ट एक्सप्रेशंस हमें आर्ट में दिख रहे थे. अब हिंदू अगर हम वर्ड देखें तो जो वर्ड हिंदू है
like that India is derived from the river Indus. So it was used by Arabs and Iranians to refer to the people who lived to the east of the river and to cultural practices including religious beliefs. एक्चुअली क्या सीन था, सिंधु नदी थी तो ये लोग जो है इनकी प्रोनाउंसिएशन में जो एस है वो साइलेंट था, तो सिंधुज का कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर ये हिंदू जो शब्द है ये बन गया था। ठीक है, और ये देखो आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी जो है वो वेस्ट एशिया में इमर्ज हुई थी। जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न इन Bethlehem, which was a part of Roman Empire. Christ's teachings were that he was a savior of the world. He also taught people to treat others with love and trust others just as they themselves wanted to be treated. ये कुछ वर्सेस हैं बाइबल में से। The holy book that contains a teaching of Christ. Bible is the holy book. Okay. Christians of Kerala जो है उनको हम सीरियन क्रिश्चियंस बोलते हैं, बिकॉज प्रोबेबली वो लोग वेस्ट एशिया से आए थे एंड वो ओल्ड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं वर्ल्ड में। ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में से एक है जो हमारे यहाँ पे केरल में क्रिश्चियंस जो हैं वो रहते हैं। एंड दिस वी कैन चेक आउट कि डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग आज से 7000 साल पहले, चोलास चेरास पांड्याज आज से 2300 ईयर्स पहले, ग्रोइंग डिमांड फॉर सिल्क इन रोमन एम्पायर आज से 2000 साल पहले, कनिष्क द कुशाना रूलर आज से 1900 ईयर्स अगो, फाजियान इंडिया आए थे आज से 1600 साल पहले, और जुआनजांग जो है वो इंडिया आए थे, और अपार जो है उन्होंने डिवोशनल पोएम्स जो हैं वो बेसिकली कंपोज करी थी इन प्रेज ऑफ शिवा अबाउट 1400 ईयर्स अगो। सो दिस वॉज अ टाइम लाइन। और फिर यहाँ न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स ये देख लेते हैं। ओके, गुप्ता डायनेस्टी। अब इससे पहले वाले चैप्टर्स में मौर्यंस के बारे में हमने देखा है, थोड़ा बहुत पोस्ट मौर्यन के बारे में देखा है, थोड़ा बहुत क्या, कुछ ज़्यादा तो देखा नहीं है, खैर बिल्कुल ही कम चीज़ें देखी है हमने। डिटेल में देखना है तो एंशिएंट हिस्ट्री जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं गुप्तास के बारे में। तो समुद्रगुप्ता बेसिकली एक फेमस रूलर था इस डायनेस्टी का, और समुद्रगुप्ता के बारे में एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन है, बेसिकली उससे हमें पता लगता है। अब इलाहाबाद में एक अशोकन पिलर है, उसको जो है कंपोज एज अ काव्य, पोएम्स वगैरह उसमें लिखी हुई हैं। हरिसेना ने उसको कंपोज कर रहा था। हरिसेना जो था वो इस समुद्रगुप्ता जो है उसी का पोएट और मिनिस्टर था उसके कोर्ट में। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें एक स्पेशल काइंड का इंस्क्रिप्शन है जिसे हम प्रशस्ति कह सकते हैं। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसे हम प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है, यानी कि इन प्रेज ऑफ, प्रशंसा से आप रिलेट इसको कर सकते हो, राइट। प्रशस्तिज जो है बेसिकली वो कंपोज थी कुछ रूलर्स के बारे में। चैप्टर 10 में हम उसको देखेंगे आगे, जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सत्ताकर्णी जो है, ही दे बिकेम फार मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास। तो इनके बारे में मैंने बताया था कि सातवाना रूलर था ये एक, इसकी मम्मी ने जो है इसको एक टर्म दी थी कि ये और इसके सक्सेसर्स जो हैं साउथ के किंग्स थे, साउथ में बहुत पावरफुल इनका बेस था। तो ये पहले जो चैप्टर्स हैं, पहले जो वीडियोज़ हैं उसमें कवर्ड है। समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्ता की प्रशस्ति जो है वो हमें बहुत चीज़ें बताती हैं, जैसे कि पॉइंट जो है उन्होंने प्रेज़ किया है किंग को ग्लोइंग टर्म्स में, कि एक वॉरियर है, एक किंग है जो सारी बैटल में विक्ट्री हासिल करता है, जो पढ़ा लिखा था एंड बेस्ट ऑफ पॉइंट्स था। ऑल्सो ही डिस्क्राइब्ड एज टू इक्वल टू गॉड। और जो ये प्रशस्ति थी इट वॉज कम्पोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेज। ये एक सेंटेंस जो है वो बहुत लॉन्ग था, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट चेक दिस आउट, समुद्रगुप्ता द वॉरियर। तो इस तरह से उसको डिस्क्राइब करा गया था। फिर द किंग हु प्लेड द वीना, some other qualities of समुद्रगुप्ता are shown on his coins as well, where is shown playing the वीना। तो ये समुद्रगुप्ता के coins बेसिकली दिखाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रखा है कि पेज 113 पे बेसिकली you will notice an area shaded in green and you will also find a series of red dots along the east coast and you will find areas marked in purple and blue as well. This map is based on information provided in the Prashasti. Harisena describes 4 kinds of different rulers in this and tells about Samudragupta's policies towards him. तो पेज नंबर 113 पे पहले तो मैप देख लेते हैं, because maps are important, timeline and chronology is important in history. Okay, so see, green area and basically these red dots. Okay, just let us begin. कहाँ थे भाई? ये मैप नीचे दे रखा था इन्होंने। You will notice an area shaded in green
ठीक है, तो ये मैप है बेसिकली इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है जो प्रशस्ति में हमें मिला था। हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्ता पॉलिसीज टूवर्ड्स देम। आर्यवर्त के जो रूलर्स हैं, जो ग्रीन शेडेड रीजन है मैप पे हमने देखा था अभी, बिहार वाली साइड, यूपी वाली साइड थोड़ा सा, तो यहाँ पे 9 रूलर्स थे हु वर अपरूटेड, जिसको समुद्रगुप्ता ने हराया था, और उन किंगडम्स को समुद्रगुप्ता के एम्पायर में जोड़ लिया गया था। फिर दक्षिण पथ के रूलर्स थे, ये 12 रूलर्स थे जिनकी कैपिटल्स रेड डॉट से मार्क्ड है मैप पे, रेड डॉट ये वाले दक्षिण पथ, ठीक है। एंड दे सरेंडर टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड देन ही अलाउड देम टू रूल अगेन, ओके। एंड असम्स इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, नंबर ऑफ गन संघाज एंड इन नॉर्थ वेस्ट जो पर्पल पे मार्क्ड हैं, दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। जो ब्लू से पर्पल रीजन कौन सा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये वाला पिंक वाला बेसिकली, ठीक है। फिर रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज जो ब्लू में मार्क्ड है, परहैप्स डिसेंडेंट्स ऑफ कुशानाज एंड शाकाज एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। तो ये सब कुछ बता रखा है इस प्रशस्ति में। इतनी ज़्यादा तारीफ जो है वो करी हुई है समुद्रगुप्ता की, ठीक है। विक्रम संवत, अब ये इंपॉर्टेंट कैलेंडर है। तो एरा बिगिनिंग इन 58 BCE इज़ ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता टू। अब गुप्ता किंग जो है चंद्रगुप्ता टू एंड चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर के जिन्होंने फाउंडर थे बेसिकली, ये दोनों अलग अलग हैं पहली बात। तो चंद्रगुप्ता टू जो है उसने ये टाइम पीरियड बेसिकली एक मार्क माना है कि गुप्ता जो है वो शाकाज के ऊपर जीत गए थे, और चंद्रगुप्ता टू जो है उसने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। जो ये विक्रम संवत कैलेंडर है ये आज भी भारतीय सरकार जो है उसका यूज़ करती है। जियोनोलॉजीज देखें तो जो प्रशस्तिज हैं इसमें जो है एंसेस्टर्स भी मेंशनड है रूलर के, यानी कि समुद्रगुप्ता के जो ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, मदर, उनके बारे में मेंशनड है। उनकी मदर जो कुमारा देवी है वो लिच्छवी गणा से थी, और जो उनके फादर हैं चंद्रगुप्त, ये एक पहले रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के जिन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, महाराजा धीराजा। तो बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी टाइटल अडॉप्ट करने की, ठीक है। समुद्रगुप्ता ने भी फिर ये टाइटल लिया था, और उनके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, उनको सिंपली महाराजा करके बुलाया गया है इंस्क्रिप्शन में, प्रशस्ति में। और ये महाराजा धीराज, इसका मतलब जो इनकी पोजीशन है डायनेस्टी की, गुप्ता डायनेस्टी की, ऑब्वियसली वो बढ़ रही थी, तभी पहले सिंपल नाम है सिर्फ महाराजा और बाद में महाराजा धीराज या विक्रमादित्य, ठीक है। समुद्रगुप्ता जो है ही वॉज द लास्ट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी। इसके बाद चंद्रगुप्ता टू है, मतलब इसके बेटे हैं, और इनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन से पता लगता है। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, जहाँ पे लास्ट द शाका रूलर से जीत जाते हैं, और इनके जो कोर्ट है उसमें कालिदासा, आर्यभट्टा जो है एस्ट्रोनॉमर, ये लर्नड जो पीपल है वो बेसिकली इसके कोर्ट में थे। हर्षवर्धन और हर्षरीता क्या होता है देखो, अब गुप्ता रूलर्स के बारे में हमें उनके इंस्क्रिप्शन और कॉइन से भी पता लगता है, और बायोग्राफी से भी उनकी पता लगता है। हर्षवर्धन जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था, इसका जो कोर्ट पोएट था बाना भट्टा, उसने इसकी बायोग्राफी लिखी थी हर्षवर्धन की। हर्षरीता बायोग्राफी का नाम है, संस्कृत में लिखी गई थी, और जो ये है ये बताती है जियोनोलॉजी ऑफ हर्षा, कि भाई बेसिकली इनके एंसेस्टर्स के बारे में, ठीक है। एंड ज़ुआनज़ांग जो है he also spent a lot of time at Harsha's court and left a detailed account of what he saw। तो याद रखना कि कौन सा पिलग्रिम जो है वो किसके कोर्ट में आया था, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। तो हर्षा जो है he was not the eldest son of his father but king of थानेसर ये बन गए थे after both his father and elder brother died, एंड बहुत छोटी सी ही एज में ये बन गए थे किंग ऑफ थानेसर। हरियाणा में ये रीजन है थानेसर। इसके जो ब्रदर इन लॉ हैं ही वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज, और ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। तो हर्षा ने क्या करा, उसने कन्नौज का किंगडम भी अपने अंडर ले लिया, और बंगाल में जो है अपनी आर्मी को लेके चले गया, ठीक है। ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कॉन्कर्ड बोथ मगध एंड बंगाल, और सक्सेसफुल हो गया, एंड ही कॉन्कर्ड मगध एंड बंगाल, बट ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, राइट। बाकी जगह इसने अपना जो एम्पायर है वो नहीं फैला पाया, जैसे कि ही ट्राइड टू क्रॉस नर्मदा, कि वो डेक्कन वाले रीजन में जा पाए, बट ही वॉज टॉट बाय द रूलर पुलाकेशिन टू, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे, बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर बेसिकली ये था, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन के बारे में है। आगे हम देखते हैं पल्लवाज, चालुक्याज और पुलकेशिन्स प्रशस्ति। तो पल्लवाज और चालुक्याज जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में इस पीरियड के टाइम पे। किंगडम ऑफ पल्लवाज जो है ये बेसिकली उनकी जो कैपिटल है कांचीपुरम, वहाँ से लेके कावेरी डेल्टा तक स्प्रेड था। और चालुक्यास के बारे में अगर देखें तो
चालुक्यास जो है वो रायचूर दोअब जो है अभी कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में, वो वाला जो रीजन था वहाँ पे चालुक्यास का किंगडम था। आईहोल जो है चालुक्यास की कैपिटल थी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर जो है था। अगर हम मैप पे देखें, जस्ट अ सेकेंड, मैप नहीं मिलेगा। सी दिस इज आईहोल, ठीक है, कांचीपुरम ये रहा। तो पल्लवास का ये वाला एरिया था, चालुक्यास का ये वाला एरिया था, एंड चेरास का ये वाला एरिया था, एंड चोलास का ये वाला एरिया था। तो चोलास, चेरास एंड पांड्यास तो चलो ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। पहले सिर्फ इनको देखते हैं हम, पल्लवास चालुक्यास को। तो रीज़न पता लग गया, ठीक है। आईहोल पता लग गया, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था, एक रिलीजियस सेंटर भी इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे थे। जो पल्लवास है और जो चालुक्यास है, फ्रिक्वेंटली दे रेडेड वन अनदर्स लैंड, स्पेशली अपनी अपनी कैपिटल सिटीज़ पर अटैक करते रहते थे एक दूसरे की, विच वर प्रोस्पेरस टाउन्स। तो बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर जो थे पुलकेशन II थे, पुलाकेशन II, और इनके बारे में हमें प्रशस्ति से पता लगता है, जो कि इनके कोर्ट पोइट ने ही वो प्रशस्ति को कंपोज किया था। कोर्ट पोइट का नाम था रवि कीर्ति। तो ये जो प्रशस्ति है वो बताती है कि इनके 4 एंसेस्टर्स के बारे में, पुलाकेशन II के। एंड पुलाकेशन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल, ये सब कुछ उसमें बताया जाता है उस प्रशस्ति में। रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग ही लेड एक्सपीडिशंस अलोंग द वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, बिसाइड्स ही चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोम। हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, एंड द पोइट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा। तो ये इस टाइप का मजाक भी इसके अंदर लिखा हुआ है। एंड पुलाकेशन, जिसने अटैक किया था पल्लवा किंग को, who took shelter behind the walls of Kanchipuram. But the Chalukya victory was short-lived. Ultimately, both the Pallavas and Chalukyas gave way to new rulers belonging to the Rashtrakutas and Chola dynasties. तो पल्लवास और चालुक्यास बेसिकली इस टाइम पे रूल कर रहे थे। उसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो राष्ट्रकूटास और चोला डायनेस्टी आती है, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो वही बता रही हूँ मैं कि थोड़ी सी जो NCERTs हैं ये वाली, इसके अंदर कंटेंट थोड़ा कम है, थोड़ा आगे दे रखा है 7th में, थोड़ा सा फिर 8th में, फिर 12th में, 11th 12th में, इस तरह से है। तो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कवर करवा रखी है, मिडिल हिस्ट्री अलग से कवर करा रखी है, तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ये जो NCERT वीडियोज़ है यहाँ पर यू कैन जस्ट यूज़ देम एज रिविजन्स। फिर हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड? एज इन द केसेस ऑफ अर्लियर किंग्स, लैंड रेवेन्यू रिमेन्ड इंपॉर्टेंट फॉर दीज रूलर्स एंड द विलेज रिमेन बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल. Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful, either economically, socially, or because of their political and military strength. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी जो हेरिडेटरी थी, इसका मतलब सन्स सक्सीडेड फादर्स टू द पोस्ट। एग्जाम्पल जो पोइट हरीशेना था, ही वॉज अ महादंदा नायका और द चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जैसे उसके फादर थे, ठीक है। एंड समटाइम्स one person held many offices. For instance, besides being a Mahadanda Nakaya जो हरीशेना थे, he was a कुमार अमात्या, मतलब एक important minister थे कोर्ट में, right? And also he was a संधि विग्राहिका, a minister of war and peace, ठीक है। And besides important men probably had a stay in local administration. These included the Nagara Shreshthi और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ किंग, या सार्थावाहा और लीडर ऑफ मर्चेंट कारवांस। तो इनके साथ जो है किंग अच्छे खासे रिलेशंस जो है बना के रखते थे, ठीक है। इनके साथ भी जो हेड ऑफ काश्यथास या स्क्राइब्स जो थे, एंड दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली अफेक्टेड, बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मैन grew strong enough to set up their independent kingdoms. तो जो ये पावरफुल मैन थे, ये कई बार जो है विद्रोह कर देते थे। फ्यूडलिज्म का बिगिनिंग यहाँ से हम देखते हैं, और फ्यूडलिज्म को हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वही बार बार वही बोल रही हूँ, थोड़ा सा इसको आप एज अ रिविजन ही देखिए बस। एंड अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, लाइक अर्ली रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, एलिफेंट्स, चैरियट्स, कवालरी, फुट सोल्जर्स। एंड कवालरी वो है जो घोड़े पे बैठ के सोल्जर्स होते थे, फुट सोल्जर्स जो पैदल लैंड पे चलते हैं। And these were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular act salaries. Instead, some of them received grant of land. अब सैलरीज ज़रूरी नहीं है इन सोल्जर्स को हर बार सैलरीज ही दी जाए, इनको लैंड दी जाती थी कि भाई आप ये लैंड रख लो और इस पर रिवेन्यू कलेक्ट करो, और फिर रिवेन्यू कलेक्ट करके अपने सैलरी रख लो और बाकी का बच्चा को पैसा दे दो राजा को, ठीक है।
और फिर उस पैसे से राजा सोल्जर्स मेंटेन करता था, हॉर्सेस मेंटेन कर रखता, इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर मेंटेन करके रखता था। और जो ये मेन हैं जिनके पास लैंड ग्रांट्स थे उनको बोलते थे सामांतास। तो रूलर जब वीक होता था तो ये जो सामांतास थे दे ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो जो लैंड ग्रांट का ये सिस्टम आया इसकी वजह से फ्यूडलिज्म जो है वो बढ़ने लग गया था, राइट। तो एक डायनेस्टी नहीं थी, जब रूलर वीक हो गया तो बहुत सारी डायनेस्टी में इंडिया जो है वो डिवाइड हो रहा था। फिर नेक्स्ट है असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। जो पल्लवा डायनेस्टी है उसके इंस्क्रिप्शंस में लोकल असेंबलीज़ के बारे में काफ़ी कुछ मेंशन्ड है, जैसे कि सभा बेसिकली असेंबली थी जिसमें ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे। ये असेंबली का काम क्या था कि भाई इरिगेशन को देखना, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को देखना, रोड्स बनाना एंड लोकल टेम्पल्स के रिपेयरिंग वगैरह का जो काम था उनको बनाना, ये बेसिकली इस असेंबली का काम था। फिर इंस्क्रिप्शंस में एक टाइप की असेंबली और मेंशन्ड है, जैसे कि उर, जिसका हम बोलते थे UR स्पेलिंग है, ठीक है। तो उर जो है एक विलेज असेंबली थी जो कि एरियाज़ में मिलती थी जहाँ पर लैंड ऑनर्स थे लेकिन वो ब्राह्मण्स नहीं थे, ठीक है। फिर उसके अलावा सदर्न किंगडम्स में जो असेंबली हमें मिली है वो है नगरम, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी ये मर्चेंट्स की। इस असेंबली का बेसिकली कौन लीड करते थे इनको, जो पावरफुल और रिच लैंड ऑनर्स थे और मर्चेंट्स थे, ठीक है। फिर हम देखते हैं ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। तो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेज या जो बाकी अकाउंट्स हमें रिटन अकाउंट्स मिले हैं वहाँ से हमें ऑर्डिनरी लोगों के बारे में पता लगता है। जैसे कालिदासा की अगर हम बात करें तो ही डिपिक्ट्स रियल लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। अपने प्लेस में उन्होंने क्या है, किंग के कोर्ट की जो लाइफ है उसको डिपिक्ट किया है। एक इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेस जो है वो ये है कि किंग और जो मोस्ट ब्राह्मण्स हैं वो संस्कृत में बोलते थे, और वुमेन या जो मैन है किंग के अलावा और ब्राह्मण्स के अलावा वो प्रकृत यूज़ करते थे। जो एक कालिदासा का एक बहुत फेमस प्ले है अभिजनाना शकुंतलम, एक स्टोरी है, ये लव स्टोरी बेसिकली दुष्यंत और शकुंतला के बीच में। एक इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन हमें इस प्ले में मिलता है, दैट प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन, जो इसमें बेसिकली प्ले करता है। तो फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, ये बेसिकली इसमें स्टोरी मेंशन्ड है कि भाई एक फिशरमैन है जो किंग ने शकुंतला को एक प्रेशियस रिंग दी थी बट वो एक्सीडेंटली फिश ने स्वैलो कर ली थी। वो इस फिशरमैन को मिलती है, जब ये पैलेस में जाता है उसको वापस करने, तो जो गेट कीपर होता है वो उसको बोलता है भाई तूने चोरी करी है। तो चीफ पुलिस ऑफिसर के पास उसको लेके जाता है और चीफ पुलिस ऑफिसर जो है वो भी काफ़ी रूडली इसके साथ बिहेव करता है। हाउएवर किंग जो है वो बहुत खुश था कि भाई उसको रिंग मिल गई है और उसने फिशरमैन के लिए एक रिवॉर्ड भी भेजा था। फिर जो पुलिस ऑफिसर है और जो गेटमैन है वो डिसाइड करते हैं कि जो रिवॉर्ड का कुछ हम शेयर ले लेंगे, एंड फिर वो फिशरमैन के पास चले जाते हैं टू हैव अ ड्रिंक। तो बेसिकली एक प्ले में ये कहानी सी बता रखी है, ठीक है। चाइनीज़ पिलग्रिम फाजियान जो है उसने नोटिस करा था कि भाई जो कुछ लोग यहाँ पे थे उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करा जाता था बाय योर हाई एंड माइटी पीपल, एंड दीज अनटचेबल्स वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटीज़। तो बेसिकली जो बाहर के लोग इंडिया में आते थे ट्रैवल करने, उन्होंने भी अपने ट्रैवलॉग्स में इंडियन की सोसाइटी के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी है, जैसे कि अनटचेबल्स के बारे में लिखा ही था फाजियान ने, ठीक है। और उन्हें लिखते हैं कि इफ़ सच अ मैन एंटर्स द टाउन और मार्केट प्लेस, अगर इस तरीके का कोई आदमी अनटचेबल जो है वो मार्केट में या टाउन में आता है तो उसको एक वुड का पीस जो है उसको अपने पास रखना होता है और उसको वो बजा के आ रहा होता है, ठीक है, कि भाई कि मैं जो हूँ अनटचेबल हूँ, और उसकी साउंड सुन के बाकी लोग जो है वो उसको अवॉइड करते कि भाई हाँ ये अनटचेबल है, तो उससे उसको देखना उसको टच करना अवॉइड करते हैं लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट सोसाइटी के बारे में बाना भट्टा जो है उससे भी हमें पता लगता है, ठीक है। बाना भट्टा जो है ही प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ किंग्स आर्मी। जैसे ये हम किंग्स आर्मी ये एक बात करते हैं बाना भट्टा के उसमें है, तो क्या है इसमें कि एक किंग है वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट के साथ ट्रैवल करता है, वेपन्स के साथ साथ उसके पास डेली उसकी चीज़ें भी थी, जैसे कि पोट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फूड स्टॉल्स, फूड, एनिमल्स जैसे कि गोट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कार्ट्स और लोडेड ऑन द पैक एनिमल्स सच एज कैमल्स और एलिफेंट्स। तो ये पूरी की पूरी ह्यूज आर्मी जाती थी राजा के साथ, साथ में म्यूजिशियंस बीटिंग ड्रम्स और कुछ अलग लोग जो है वो हॉर्न्स बजाते हुए, ट्रम्पेट्स बजाते हुए राजा के साथ जाते थे। और जो बीच में जो विलेजर्स थे, जिससे ज़्यादा होता था, जो विलेज पड़ते थे बीच में, तो वहाँ जो विलेजर्स थे वो हॉस्टालिटी प्रोवाइड करते थे राजा को, गिफ्ट्स देते थे राजा को, जैसे कि कर्ड्स, गुड, फ्लावर्स और फॉडर फॉर एनिमल्स, है ना। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पिटिशंस बिफोर हिम।
एंड आर्मी जो है इट लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड, क्योंकि एलिफेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हट्स को तोड़ देते थे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी थी। तो होल्ड वर्ल्ड वॉज स्वैलोड अप इन द डस्ट। तो ये बेसिकली बाना भट्टा जो है इसके बारे में बोलते हैं कि किंग्स की आर्मी जो है कितनी बड़ी थी, किंग की बेसिकली आर्मी। एल्सवेयर ये अगर हम देखें तो भाई अरेबिया एक डेजर्ट कंट्री है, ठीक है। अरब मर्चेंट्स और सेलर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सी ट्रेड में बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। अरब इन्वेजन्स के बारे में हम पढ़ते भी हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में। एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री पे आप देख सकते हो 4-5 वीडियो में मैंने पूरी मेडिवल हिस्ट्री कवर करवा रखी है, ठीक है। अदर्स हु लिव्ड इन अरेबिया वर द बियोडीन्स, पेस्ट्रोल ट्राइब्स जो थे ये अरेबिया के, उसको हम बिडोइंस कहते थे। एंड दे डिपेंड मेनली ऑन कैमल्स, क्योंकि डेजर्ट में एनिमल क्या है, कैमल ही तो होगा। हार्डली एनिमल्स दैट कुड सर्वाइव इन डेजर्ट। आज से 1400 ईयर्स पहले प्रॉफिट मोहम्मद जो है उन्होंने एक न्यू रिलीजन इस्लाम इंट्रोड्यूस करवाया था अरेबिया में। क्रिश्चियनिटी की तरह ही इस्लाम एक रिलीजन था जो कि इक्वालिटी और यूनिटी ऑफ ऑल बिफोर अल्लाह वो बताता था कि भाई एक सुप्रीम गॉड है अल्लाह, ठीक है। एक कुरान जो इनकी सेक्रेड बुक है इस्लाम की, उसमें से आपका ये वर्स दे रखा है कि फॉर मुस्लिम मैन एंड वुमेन, फॉर बिलीविंग मैन एंड वुमेन, फॉर डिवाउट मैन एंड वुमेन, फॉर ट्रू मैन एंड वुमेन, फॉर मैन एंड वुमेन हु आर पेशेंट एंड कॉन्स्टेंट, हु आर हम्बल देमसेल्व्स, हु गिव चैरिटी, हु फास्ट, हु गार्ड देयर चेस्टिसिटी, फॉर मैन एंड वुमेन हु एंगेज मच इन अल्लाहज रिमेम्बरेंस, फॉर देम हैज़ अल्लाह प्रिपेयर्ड फॉरगिवनेस एंड ग्रेट रिवॉर्ड। तो ये बेसिकली बता रखे थे कि इस रिलीजन में अगर आप हो तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। विद इन 100 ईयर्स इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका। 100 साल के अंदर अंदर इस्लाम जो है नॉर्थ अफ्रीका में, स्पेन में, ईरान में, इंडिया तक फैल चुका था। अरब सेलर्स जो हैं हु वर ऑलरेडी फेमिलियर विद योर कोस्टल सेटलमेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये इस न्यू रिलीजन को अपने साथ लेके आ रहे थे। अरब सोल्जर्स जो हैं, जो सिंध वाला एरिया है उसको उन्होंने आज से 1300 साल पहले जो है कॉन्कर भी कर लिया था। पढ़ते हैं इसको हम डिटेल में आपकी मेडिवल हिस्ट्री में, तो आप वहाँ चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में करा रखी है मैंने। सम इम्पॉर्टेंट्स देख लो। बिगिनिंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी 1700 ईयर्स अगो, रूल ऑफ हर्षवर्धना अबाउट 1400 ईयर्स अगो। चैप्टर 12 देखो, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो मेटलर्जी क्या होता है सबसे पहले तो ये देखते हैं। मेटलर्जी, ठीक है, जैसे को मैंने बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसको हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते थे। बेसिकली वो लोग क्या करते थे, कॉपर और टिन का अलॉय बनाते थे ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज से बनी हुई फिर चीज़ें हमें वहाँ पे मिली है, ठीक है। तो इसका मतलब उनको ये जो मेटल बनाने की जो ये टेक्नोलॉजी है इसके बारे में पता था, राइट। तो इसको मेटलर्जी बेसिकली कहते हैं, ठीक है जी। हड़प्पन्स के बाद आती है आयरन एज। मैंने बताया था कि वैदिक कल्चर आ रहा था तो आयरन आ रहा था, फिर एग्रीकल्चर एक्सपैंड हो रहा था तो धीरे धीरे महाजनपद वगैरह बन गए, ठीक है। तो मेटलर्जी समझ में आ गया क्या होता है, ओके। अब देखते हैं चैप्टर जो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स जो मिली है हमें इंडियन हिस्ट्री में, उससे हमें क्या क्या पता लगा है। कुतुब मीनार के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कुतुबीन ऐबक ने स्टार्ट करवाई थी। मेडिवल हिस्ट्री में इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। किसने कहाँ किसके टाइम पे कंस्ट्रक्शन इसकी ख़त्म हो गई थी, कमेंट्स में मेरे को बता देना। आयरन पिलर देखते हैं। आयरन पिलर बेसिकली मेहरुली दिल्ली में एक सबसे ज़्यादा रिमार्केबल एग्जाम्पल है इंडियन क्राफ्ट पर्सनस का। मेहरुली में एक आयरन पिलर है, 7.2 मीटर हाई है, उसका वेट ओवर 3 टन है, ठीक है। आज से 1500 साल पहले वो बना था, ठीक है। डेट हमें कैसे पता लगी, क्योंकि एक इंस्क्रिप्शन था इस पिलर पे जो चंद्र रूलर के बारे में बताता है, और चंद्र जो है बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी के थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये पिलर है, ये आयरन पिलर जो है मेहरुली पिलर, ये 1500 ईयर्स पहले बना था, ठीक है। और आज तक ये रस्ट नहीं हुआ है। अब तो खैर थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है रस्टिंग, बट ये देखो आज से 1300 साल पहले बना था और अभी रिसेंटली इसमें रस्टिंग स्टार्ट हुई है। तो उनको यानी कि बहुत अच्छी स्किल्स पुराने लोगों को पता थी, एक टेक्नोलॉजी पता थी उनको, साइंस पता थी इसके पीछे कि कैसे एक आयरन को हम रस्टिंग से बचा सकते हैं, जो हमें आज तक नहीं पता है, ठीक है। फिर इसके अलावा आयरन के पिलर्स के अलावा हमें जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रिक्स और स्टोन्स की बिल्डिंग्स भी अपने एंशिएंट हिस्ट्री में जो है देखने को मिली है। हमारी जो क्राफ्ट पर्सन्स की स्किल्स हैं, जो बिल्डिंग्स आज हमें देखने को मिलती है, वहाँ से हमें पता लगती है कि हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो कितने ज़्यादा आर्टिस्टिक लोग थे, कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे। जैसे कि स्तूपास हम बात करें तो स्तूपा वर्ड क्या होता है, स्तूपा का मतलब होता है माउंड, ठीक है। बहुत टाइप के स्तूपास हमें मिले हैं, राउंड शेप के, टॉल, बिग, स्मॉल। कॉमन फीचर्स बेसिकली इसके होते थे। जनरली क्या होता था, एक स्मॉल बॉक्स होता था प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा, और इस बॉक्स के अंदर बॉडीली रिमेन्स जैसे कि टीथ, बोन या एशेस से बुद्धा के या उसके फॉलोअर्स के, या जो चीज़ें वो यूज़ करते थे, प्रेशियस स्टोन्स या कॉइन्स वगैरह,
तो बेसिकली स्तूपा में ये एक कॉमन फीचर था कि किसी भी शेप का हो, छोटा हो बड़ा हो, एक सेंटर में या स्तूपा के हार्ट में एक स्मॉल बॉक्स तो होता ही होता था, और इस बॉक्स को हम बोलते थे रेलिक कैस्केट। ठीक है, इट वॉज कवर्ड विद अर्थ, मिट्टी से इसको फिर ढक देते थे, और लेटर मड ब्रिक या बेक्ड ब्रिक उसके ऊपर लगा देते थे बॉक्स के ऊपर कि वो इंटैक्ट वहाँ पर रहे। ठीक है, और उसके बाद ये डोम लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर जो है बनाया जाता था, समटाइम्स कवर्ड विद कार्व्ड स्टोन स्लैब्स। ठीक है, सो इज इज क्लियर कि स्तूपा का कैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ये देखो तो सांची स्तूपा है ये, द ग्रेट सांची स्तूपा। स्तूपास लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज, while the Brock Mound probably dates to the time of Ashoka। तो ये तो स्तूपा है। ठीक है, और जो इसमें ये गेटवे हैं, रेलिंग्स है, ये बाद में ऐड करी गई थी। स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, ये आपको मिलता है अमरावती से एक स्कल्पचर। ठीक है, ओके, दिस वॉज अबाउट स्तूपा। अच्छा, मैंने दक्षिण पथ आपको बताया था। प्रादक्षिण पथ बेसिकली ये भी एक पाथ था जो स्तूपा के अराउंड लेड होता था, राइट। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। एंट्रेंस टू द पाथ जो है वो गेटवे से होती थी, यू कैन जस्ट चेक इन द पिक्चर। ठीक है, डिवोटीज जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते थे कि स्तूपा से यहाँ से एंटर हुए, इस तरह से चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से क्लॉक चलती है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है डिवोटीज चलते थे इस पथ पे, आपके प्रादक्षिणा पथ। ठीक है, बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, यू कैन चेक इट आउट। सी कितनी डिटेलिंग जो है इसमें करी हुई है, जस्ट लुक एट द आर्ट। ठीक है, अमरावती एक जगह है जहाँ पे एक मैग्निफिसेंट स्तूपा जो है पहले एग्जिस्ट होता था, एंड मैनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा जो है आज से 2000 साल पहले बनाई गई थी। अदर बिल्डिंग्स वर होलोड आउट ऑफ रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स, एंड सम ऑफ दीज वर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो भी इस टाइम पे बन रहे थे इंडिया में, जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा की पूजा करी जा रही थी श्राइन्स में, टेम्पल्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस टेम्पल का कि एक रूम होता था वहाँ पे जिसे हम गर्भगृह बोलते थे, जहाँ पे जो चीफ डीटी है उसकी इमेज प्लेस होती थी। ठीक है, वहीं पे ही प्रीस्ट जो है रिलीजियस रिचुअल्स वगैरह कर रहे हैं, और वहीं पर डिवोटीज जो हैं टेम्पल में, टेम्पल के गर्भगृह में आके क्या करते थे, वर्शिप करते थे डीटी को। डिटेल में हम पढ़ते हैं इसको आर्किटेक्चर में, अपना इंडियन हिस्ट्री में, आर्ट एंड कल्चर वगैरह में, उसके लिए वीडियो डल रखी है, आप चेकआउट कर लेना। 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब है जो 6th में आपका टॉपिक है वो कवर करवा रही हूँ। आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब कुछ पहले कवर हो जाना चाहिए, उसके बाद आप एनसीईआरटीज़ को जो मैं पढ़ाती हूँ उसको एज अ रिविजन देख सकते हो। और एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कहाँ से करनी है डाल रखी है मैंने लिंक, उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चेक कर लेना। ठीक है, ये इमेज देखो, अर्ली टेम्पल एट बितौरा गांव यूपी। इट वॉज बिल्ट अबाउट 1500 ईयर्स अगो एंड इट वॉज मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन। दिस इज़ अ टेम्पल। फिर राइट में देखो तो मोनोलिथिक टेम्पल है महाबलीपुरम के, ये इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं इसको हम। ठीक है, ईच ऑफ दीज वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, इसलिए इसको मोनोलिथ कहते हैं कि भाई एक स्टोन था, पत्थर था, उस पत्थर पे काट काट के क्रेव करके ये टेम्पल जो है ये बनाया गया है। ठीक है, while brick structures are built up by adding layers of brick from the bottom upwards, in this case the stone sculptors has to work from top up downwards। ये दुर्गा टेम्पल है इन ऐहोल, आज से 1400 ईयर्स अगो पहले ये बनाया गया था। ठीक है, बितौरा गांव जो है एक टावर नोन एज द शिखारा, वो बिल्ट होता था गर्भगृह के ऊपर। देखो जैसे आप देखते हो यहाँ पे डीटी की वो रखी है, तो ये गर्भगृह है, ऊपर ये ट्राइंगुलर शेप का जो ये सिस्टम बना हुआ है इसको हम शिखारा जो है वो कहते थे। ठीक है, बेसिकली ये शिखारा जो है अगर दूर से दिखते हैं तो पता लग जाता था कि ठीक है एक सेक्रेड प्लेस यानी कि ये है। एंड जो शिखारास हैं इट रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, राइट। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ स्पेस कॉल्ड मंडपा। मंडपा बेसिकली ये टेम्पल्स के अंदर कुछ हॉल भी होते थे आपके, जहाँ पे लोग जो हैं असेंबल होते थे, डिस्कशन वगैरह होते थे, उसे हम मंडपा कहते थे। ठीक है, फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स जो हैं इस टाउन में आपके बने हुए हैं महाबलीपुरम में, ये ऐहोल वगैरह, व्हाट फाइनेस्ट टेम्पल्स इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पे बने थे। दो मैंने आपको दिखा दिए, ये दुर्गा टेम्पल है ऐहोल में, ये मोनोलिथिक टेम्पल है महाबलीपुरम में, और ये आपका बितारा गाँव में यूपी में टेम्पल है। ठीक है, स्तूपास और टेम्पल्स बनाए कैसे जाते थे, तो देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा या एक टेम्पल। किंग्स और क्वींस जो हैं वो डिसाइड करते थे कि भाई बेसिकली
ऑब्वियसली बात है, बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है ये टेम्पल्स को बनाना। गुड क्वालिटी स्टोन पहले ढूंढना पड़ता था, उसको फिर खोदना पड़ के ढूंढते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे उसको स्टोन को उस जगह पर जहाँ पे बिल्डिंग बनानी थी आपको, ये टेम्पल वगैरह स्तूपास वगैरह जहाँ बनना थे। फिर रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन जो है उसको शेप करते थे, कार्व करते थे पिलर्स में, पैनल्स में, वॉल्स के लिए, फ्लोर के लिए, सीलिंग्स के लिए, और फिर उनको राइट पोजीशन में जो है रखते थे। ये एक जैन मोनेस्ट्री है बेसिकली, ओडिशा की। 2 स्टोरी बिल्डिंग देख सकते हो आप, फर्स्ट फ्लोर भी इसमें है, ठीक है। And notice the entrance to the rooms. Jain monks lived and meditated in these rooms. And in what ways is the cave shown different from illustration on page 15? Just check out page 15 and मेरे को बताओ क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें। इसको अगर आप देखोगे तो ये स्कल्पचर है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो किंग एंड क्वींस जो हैं प्रोबेबली दे स्पेंट मनी फ्रॉम ट्रेजरी, क्राफ्ट पर्सन को सैलरी देने के लिए, टू बिल्ड दी स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर। सीरियसली बहुत ज़्यादा, देखो ये पूरा एक रॉक है, रॉक को काट काट के रूम्स बना रखे हैं, तो कितना ज़्यादा मुश्किल काम होता होगा ना। बिसाइड जब डिवोटीज़ जो हैं वो आते थे टेम्पल को या स्तूपा को देखने, ऑफन वो गिफ्ट्स लेके आते थे विच वर यूज टू डेकोरेट द बिल्डिंग। एग्जाम्पल एसोसिएशन ऑफ आइवरी वर्कर्स जो है उसने ब्यूटीफुल गेटवे गिफ्ट करा था सांची स्तूपा में, तो उसको अब डेकोरेशन पर्पज़ के लिए वहाँ पे यूज़ करा जाता है, ठीक है। उसके अलावा डेकोरेशंस जो देते थे मटेरियल वगैरह वो कौन थे? जो रिच लोग हैं ऑब्वियसली वही देंगे, मर्चेंट्स, कुछ फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स, हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु वर नोन ओनली बाय देयर नेम्स विच वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स, रेलिंग्स एंड वॉल्स। तो जो यहाँ पे गिफ्ट वगैरह देते थे उनके नाम पिलर्स पे, रेलिंग्स पे, वॉल्स पे जो है वो इंस्क्राइब कर दिए जाते थे, ठीक है। हाँ, तो जब अगर कहीं आप जाओ तो आप ज़रूर वॉल्स वगैरह ध्यान से इस तरीके की चीज़ों को देखना। सो दीज आर द पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता केव्स जो है, जस्ट चेक आउट सी किस कैसे बनाई होगी भाई उस टाइम पे, कितना मेहनत का काम है ना। तो अजंता जो प्लेस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेवरल केव्स हमें मिले हैं जो कि हिल्स को खोद खोद के बनाए थे ओवर सेंचुरीज, ठीक है। सुना ही होगा आपने अजंता केव्स तो, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज जो हैं जो केव्स बनाए गए थे इसमें वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए मोनेस्ट्रीज थी, और उनके अंदर कुछ पेंटिंग से उनको डेकोरेट करा गया था। ये जो केव्स हैं जैसे डार्क थे तो जो पेंटिंग्स हैं वो लाइट कलर में करी गई थी, ठीक है। जो कलर्स हैं दीज विच वर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स वर मेड अप ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। इमेजिन जो कलर्स हैं प्लांट और मिनरल से लोग बना रहे हैं, तो आर्टिस्ट जो है कितने क्या आर्टिस्ट होते होंगे उस टाइम पे, है ना। वर्ल्ड ऑफ बुक्स, अब इस टाइम पे एपिक्स भी लिखी जा रही थी इंडिया में। एपिक्स जो है क्या है, वो ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस अबाउट हीरोइक मैन और वुमेन, जैसे महाभारत, रामायण, क्या है ये एपिक ही तो है, ठीक है। एक फेमस एपिक है आपका तमिल का सिलापादिकरम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये किसने कंपोज किया था? इलांगो ने कंपोज किया था आज से 1800 साल पहले। ये बेसिकली एक स्टोरी है मर्चेंट की जिसका नाम था कोवलन, जो कि पुहार में रहता था, और उसको जो है कॉर्टिजियन महादवी जो है उसके साथ प्यार बेसिकली हो गया था, और इसने जो है अपनी वाइफ को नेगलेक्ट कर दिया था, कनागी। लेटर ये और कनागी जो है इन्होंने पुहार को छोड़ दिया था एंड वेंट टू मदुरई, जहाँ पे ही वॉज रॉन्गली एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग। तो किंग ने जो है इसको बोल दिया कि भाई आपको डेथ का बेसिकली डेथ दे रहे हैं एज अ पनिशमेंट। तो जो कनागी है जो अभी भी उससे प्यार करती थी, इवन उसके हस्बैंड ने उसको चीट किया था, शी वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर एट दिस इनजस्टिस, एंड उसने जो है इस पूरी मदुरई की जो सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बेसिकली ये बता रखे कि वुमेन जो है वो कितनी ज़्यादा लॉयल थी इवन इफ द मैन चीटेड, ठीक है। हाँ, तो ये डिस्क्रिप्शन है सिलापादिकरम में कि पोइट जो है वो इसका ग्रीफ बेसिकली बताते हैं, ठीक है। एक और तमिल एपिक है आपका मन्नी मेकलई, सतनार ने इसको कंपोज किया था आज से 1400 साल पहले। स्टोरी बताते हैं ये इन्हीं कोवलन और माधवी की बेटी की। तो जो ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशंस हैं दे वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज, द मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर डिस्कवर्ड अबाउट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो देख रहे हो पेंटिंग्स कैसे कैसी बना रहे थे आर्टिस्ट, किस तरीके के स्कल्पचर्स बना रहे थे, किस तरीके के आर्किटेक्चर क्रिएट उस टाइम पे हो रहे थे इंडिया में, और जो किताबें हैं एपिक्स हैं वो लिखी जा रही थी। तो कितना ज़्यादा रिच हमारा कल्चरल हेरिटेज था, है ना। और भी राइटर्स जैसे कि कालिदासा, वो भी संस्कृत में काफ़ी चीज़ें लिख रहे थे, ठीक है। चैप्टर 11 में हमने उनके बारे में पढ़ा ही था। वर्स फ्रॉम द मेघदूता,
ठीक है। एक पोएम है बेसिकली कालिदास की, जिसमें मॉनसून क्लाउड जो है उसको इमेजिन करा गया कि वो मैसेंजर है बिटवीन लवर्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम वन एनदर। इसको हम पढ़ते भी हैं, शायद बीए में पढ़ते हैं इसको हम, या 10th में पढ़ते हैं, पता नहीं, कहीं पढ़ते तो हैं इस पोएम को। ठीक है, हाँ। रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ऑल स्टोरीज़, तो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ जो है वो सर्कुलेशन में थी इस टाइम पे। जैसे कि पुरानाज अगर हम बात करें, 18 पुराण होती है ना, पुराण का मतलब होता है ओल्ड, तो पुरानाज जो है उसके अंदर स्टोरीज़ थी गॉड्स और गॉडेसेस, जैसे विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती के बारे में। ठीक है, डिटेल्स भी थी इसके अंदर कि इनको कैसे वर्शिप करना है। और बिसाइड्स दिस देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड किंग्स के बारे में लिखा था। पुरानाज जो है वो सिंपली संस्कृत में लिखी गई थी, एंड दे वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीवन। वुमेन और शूद्रास जो भी हैं इस पुरानाज को जो है वो सुन सकते थे, पढ़ सकते थे। ठीक है, और इन दोनों को, वुमेन और शूद्रास को जो है वेदास को पढ़ना अलाउड नहीं था, बट दे कुड रीड पुरानाज। ठीक है, दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट, और लोग जो हैं आते थे इसको सुनने के लिए। तो 2 संस्कृत एपिक महाभारत और रामायण जो है कितने ज़्यादा पॉपुलर है ना। महाभारत में कौरव्स और पांड्याज के बारे में बेसिकली वॉर देखते हैं। महाभारत तो बन भी चुकी है, पुरानी कोरोना के टाइम टीवी पे आई भी थी, नई महाभारत भी बन चुकी है। जस्ट चेक देम आउट, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। रील्स वगैरह में टाइम वेस्ट करने की जगह इस टाइप की चीज़ें देखो तो बेटर है। ठीक है, हस्तिनापुर, ये कुरु, सारा कुछ उसमें हम पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में लड़ाई होती है, गीता का पाठ बताते हैं कृष्ण अर्जुन को, ये सब कुछ उसमें है, हस्तिनापुर सब कुछ। ठीक है, तो आज से 1500 साल पहले लिखी गई थी पुरानाज और महाभारत जो है, दोनों किसने कंपोज करी थी? व्यास ऋषि ने। ठीक है, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री में करा चुकी हूँ मैं आपको, वैदिक लिटरेचर वाले टॉपिक में, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, भगवद गीता जो है वो भी महाभारत में इंक्लूडेड है। अच्छा, श्रीमद् भगवद गीता और भगवद गीता में क्या डिफरेंस होता है मेरे को ज़रा कमेंट्स में बताना। ठीक है, रामायण जो है वो राम के बारे में है। राम जो है वो कोसाला के प्रिंस थे, जो राम वनवास के लिए उनको भेज दिया गया था। उनकी वाइफ थी सीता, उनको लंका में राजा ने कैप्चर कर लिया था, रावण ने, और राम जो है उनके साथ बैटल लड़ते हैं फिर रावण के साथ, और उसको लेके फिर बैटल को जीत के सीता माता को लेके वापस से अयोध्या आ जाते हैं, जो कि कोसाला की कैपिटल होती है आफ्टर इज विक्ट्री। महाभारत की तरह जो है एक ओल्ड स्टोरी जो है, इट वॉज नाउ रिटन डाउन, जिसको हम रामायण कहते हैं, और ये किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने लिखी थी। तो ध्यान रखना, रामायण बाय वाल्मीकि, महाभारत एंड पुराण बाय ऋषि व्यास। ठीक है, स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब इसके अलावा हमें कहाँ से पता लगता है अपनी सोसाइटी के बारे में? जो लोग, जैसे मेरे दादाजी ने मेरे को कुछ बताया तो मैं वो आपको बताऊंगी, तो आपको पता लगेगा, या आगे आने वाली जनरेशन्स को बताऊंगी। तो उससे क्या हो रहा है, हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके बारे में पता लगता है। सिमिलरली जो ऑर्डिनरी पीपल भी कुछ स्टोरीज़ लिखते थे, कुछ पोएम्स या सॉन्ग्स कंपोज करते थे, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं पता लगी हैं। जैसे कि जटाकाज और पंचतंत्र की कहानियों से हमें बहुत कुछ पता लगा है, जो आज भी हमारे पास प्रिजर्व्ड हैं ये कहानियाँ। ठीक है, जो जटाकाज हैं बेसिकली स्टोरीज़ जो है, इसमें से वो रेलिंग्स ऑफ स्तूपास पे पिक्चर बना के दिखाई गई है, इन पे पेंटिंग्स भी बना रखी है जनता में। जैसे ये देखो, स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, तो इस पे ये देखो पूरी स्टोरी को इस पे इसने क्या कर दिया, बना दिया। यू कैन जस्ट रीड इट आउट कि भाई एक टाइम पे ग्रेट मंकी किंग था, जो कि गंगा पे रहता, गंगा के बैंक्स पे रहता था हिमालयाज़ में। उसके 80,000 फॉलोअर्स थे, एंड दे फेड ऑन फ्रूट ऑफ स्पेशल मैंगो ट्री, जो कि बहुत स्वीट था। तो मैंगोज़ जो है, इस टाइप के मैंगोज़ प्लेन्स में नहीं उगते हैं। एक दिन एक राइप मैंगो जो है वो गिर जाता है रिवर पे, और फ्लोट होकर वाराणसी पहुँच जाता है। तो जो किंग है उस सिटी का, वो उस रिवर में नहा रहा होता है। उसने जब उसको टेस्ट करा तो बहुत अमेजिंग होता है, तो उसको बोला कि भाई ढूंढ के आओ कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, एंड दे कुड फाइंड द ट्री फ्रॉम हिम, दे वर लेड हिम ऑल टू द वे ऑफ हिमालयाज। तो हिमालय तक पहुँच जाते हैं ढूंढते ढूंढते उसको। तो देयर जो किंग है, उसके कॉर्टियर्स जो हैं, दे हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज। नाइट में जो किंग डिस्कवर्ड की जो मंकीज़ हैं वो भी उस पर थे, और ही डिसाइडेड टू किल देम। किंग डिसाइडेड टू किल दीज मंकीज़। हाउएवर जो किंग है मंकी का, ही वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स। उसने मैंगो ट्री की ब्रांचेस तोड़ दी और एक ब्रिज बना लिया क्रॉस द रिवर, और अपने फॉलोअर्स को बोला क्रॉस करो इसको। ठीक है, एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट ही फेल डाउन एंड ले डाइंग। तो ह्यूमन किंग जो है वो देखता है कि भी क्या हो चुका है, तो ही ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी। व्हेन ही डाइड द किंग मॉर्न्ड हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट। तो ये स्टोरी बेसिकली मंकी किंग की जो है बता रखी है आपके इसमें जटाकाज में। ठीक है, तो ये अजंता में इस तरीके के जो है इसके स्कल्पचर वगैरह भी बनाए गए हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली पीस ऑफ स्कल्पचर है, जो स्तूपा में, भरूच में एक स्कल्पचर है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे आपको ये स्कल्पचर मिला है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें बताते हैं कि भाई क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, पुरानी ऑर्डिनरी जो लोगों के सोर्सेज हैं वहाँ से हमें पता लगता है।
फिर साइंस पे भी किताबें लिखी जा रही थी, जैसे कि हम बात करें आर्यभट्टा, तो एक मैथमेटिशियन, एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने संस्कृत में बुक लिखी थी, आर्यभट्टियम भाटियम, ठीक है। ही स्टेटेड कि जो डे और नाइट है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है, ठीक है। इवन दो जो सन है वो राइज और सेट हो रहा है, लेकिन अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट जो है वो कॉज होता है। उसने एक्लिप्स के बारे में बताया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कैलकुलेट करी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला है, राइट। और भी मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं इस टाइम पे आ रहे थे, ब्रह्मगुप्त थे, वराहमिहिर थे, भास्कराचार्य, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस टाइम पे लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे। ज़ीरो की अगर हम बात करें तो वाइल न्यूमरल्स हैव बीन used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero। देखो ज़ीरो जो है पहले भी यूज़ होता था, ठीक है। जो रोमन्स हैं दे यूज अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट ज़ीरो, ठीक है। एंड सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप। इट कंटिन्यूज टू बी यूज्ड इन थ्रू आउट द वर्ल्ड। ज़ीरो जो है पहले भी यूज़ होता था, बट जो ये सिंबल है ना कि भाई इसको ज़ीरो कहते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ये डिजिट्स हैं ये आर्यभट्टा ने दिए थे। ज़ीरो की इन्वेंशन आर्यभट्टा ने नहीं की थी। आर्यभट्टा ने बोला था कि इसको काउंटिंग में हम यूज़ कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ वगैरह जो है वो बेसिकली उसने बताई थी, बट इन्वेंशन आर्यभट्टा ने करी थी ज़ीरो की। दैट इज़ रॉन्ग टू से, क्योंकि पहले भी ये यूज़ होता था, ठीक है। आयुर्वेदा की बात करें तो हेल्थ साइंस का सिस्टम है ये डेवलप हो रहा था एंशिएंट इंडिया में। दो फेमस प्रैक्टिशनर्स थे आयुर्वेदा में, चरक संहिता सुन रखा होगा, पिछले पढ़ाया था पिछले चैप्टर में आपको मैंने, और सुश्रुता। तो चरक संहिता, चरक ने एक बुक लिखी थी मेडिसिन पे, ठीक है, और सुश्रुता संहिता सुश्रुता ने लिखी थी, वो सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में उसमें बताया जाता है, ठीक है। ये देखो भाई, एल्सवेयर पेपर हैज़ बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। जो बुक्स वी आर प्रिंटेड ऑन पेपर, वी यूज़ पेपर फॉर राइटिंग। पेपर जो है इन्वेंट हुआ था चाइना में आज से 1900 साल पहले, और बाय अ मैन नेम्ड चाई लून। बेसिकली ही बीट प्लांट फाइबर्स, क्लॉथ, रोप एंड द पार्ट of trees, soaked these in water and then pressed, drained and dried the pulp to create paper. Even today handmade paper जो है वो इस सेम प्रोसेस से बनता है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है। टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। ये चाइना वाले ऐसे ही करते थे भाई, सीक्रेट रख के रखते हैं सब कुछ, बेवकूफ़ सॉरी। तो फिर ही रीच कोरिया, जो ये स्ट्रैटेजी थी, फिर ये कोरिया पहुँची आज से 1400 साल पहले। फिर जापान में स्प्रेड हुई, फिर इसको जो है बगदाद जो है वहाँ पे स्प्रेड हुई, बगदाद से फिर यूरोप, एशिया, अदर पार्ट्स ऑफ एशिया में फिर ये बाद में स्प्रेड हुई थी। बिगनिंग ऑफ स्तूपा बिल्डिंग, अमरावती, कालिदासा, आयरन पिलर, दुर्गा टेम्पल। टाइम पीरियड कुछ दे रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आई गेस ख़त्म ही हो गई बुक तो, ओके ग्रेट। तो हो गई बुक ख़त्म भाई। जो अब कुछ रहता था वो मैंने आपको बता दिया। क्विक लुक एट डेट्स देख सकते हो आप, तो फिर थ्री आउट द बुक अप्रॉक्सीमेट डेट यूज़ कर रखी है रफ आइडिया देने के लिए। वही बात है भाई, एंशिएंट हिस्ट्री क्लियरली अगर आपको देखनी है तो एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट डाल रखी है। 6th की बुक तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, रिवाइज़ करने के लिए। आप एक बार कि आपने एंशिएंट हिस्ट्री पहले पढ़ रखी है, रिविज़न करनी है, या आपको एक बार देखना है कि भाई NCERT मैंने कवर कर ली या नहीं कर ली, तो आप ये वाली वीडियोज़ देखो, ठीक है। तो C वर्ड जो है बेसिकली अप्रॉक्सीमेट के यूज़ होता है, लेटिन वर्क्स का इसका मतलब है। कुछ डेट्स में आपको ये मिलता भी है। तो ये जो सब कुछ है, हड़प्पन सिटी कब थी, 2700 से 1900 BC। ऋग्वेदा इस बीच में कंपोज हुआ था। महाजनपदास इस टाइम पे थे। अलेक्जेंडर 326 में बेसिकली उसने कॉन्कर करा था। चंद्रगुप्त मौर्य 321 BC में बने थे। अशोका का टाइम पीरियड दे रखा है। संगम टेक्स्ट की कंपोजिशन का टाइम पीरियड देखा। कनिष्क का रूल दे रखा है 78 AD, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आजकल चल रही है कनिष्क के, उसमें हिस्टोरियंस अभी प्रॉपर नहीं बता पा रहे कि क्या इनका रूल था। 78 AD बेसिकली मानते हैं। जैन टेक्स्ट की बात है। हर्षवर्धन का रेन दे रखा है। पुलकेशन II का रूल दे रखा है, ठीक है। तो यू जस्ट चेक इट आउट। एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट देख लेना, दोबारा बताती हूँ। अब हमारे पास्ट के बारे में हम एक 7th क्लास की किताबों में भी पढ़ेंगे। तो अब मैं 6th की NCERT हो चुकी है, 7th की NCERT अब स्टार्ट करवाऊँगी। एंड दिस इज़ द मैप, बेसिकली दिस इज़ द प्रेजेंट मैप ऑफ इंडिया। बस ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर सेपरेटेड नहीं है, रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना।